तमाम खरीदारी करके और देश के अंदर निर्माण कार्यों में तमाम प्रकार के परिश्रम करके हम लोग देश को बहुत बड़ा योगदान देते हैं। यानी टैक्स भर करके देश का बहुत बड़ा खजाना हम भरते हैं खरीदारी करके। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जात जनगणना होनी चाहिए और जात जनगणना के अनुपात में सभी योजनाओं में और सब प्रकार के बजट में हम लोगों के विकास के लिए, हम लोगों के लिए उत्थान के लिए प्रावधान होना चाहिए और नौकरियों में भी उसके अनुपात में हम लोगों को जगह मिलनी चाहिए। ये तमाम बातें जो आपको और हमको बिल्कुल जानना चाहिए और एक दूसरे से बातें करना चाहिए, एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। मैं बता दूं, अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट की माने तो 52% पिछड़े हैं। तो पिछड़े वर्ग के लोग सुई, धागा, नमक, पेट्रोल, डीजल, जो भी सामान आप देख लिए, कपड़े, खाने पीने की चीजें, जो भी चीजें खरीदते हैं उस पर जीएसटी का टैक्स भरते हैं। जब जीएसटी नहीं थी तो दूसरे तरह का टैक्स भरते थे। यानी जिसकी 52% जनसंख्या है वह उसी अनुपात में टैक्स भर करके देश का खजाना भर रहा है। एससी और एसटी दोनों को मिला करके देश के अंदर लगभग 23% से लेकर 25% तक की जनसंख्या है। नया अगर जनगणना करा लिया जाए तो यह जनसंख्या भी उसी अनुपात में खरीदारी कर रही है, उसी अनुपात में परिश्रम कर रही है। तो इनको भी उसके अनुपात में सारे बजट में, सारी योजनाओं में और सभी सेवाओं में और सभी प्रकार के निर्वाचनों में जगह उसके अनुपात में मिलनी चाहिए। मैंने आपको केवल ये नहीं कि आप खजाना भरिए, देश का टैक्स भर के और केवल कार्य करिए, निर्माण करिए, चाहे वो कल कारखानों में काम हो, चाहे खेतों में काम हो, चाहे पुल निर्माण का कार्य हो, चाहे मकान निर्माण का, किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए जो श्रम करते हैं उसमें श्रम की हमारी जो पूंजी लगती है वो पूंजी अगर न लगे तो कोई भी निर्माण कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, देश की बजट और देश की योजनाओं में और नौकरियों में भी हमको उसके अनुपात में हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं जात जनगणना की मांग की आवाज को उठाने वालों को धन्यवाद देता हूं और उसके पक्ष में मैं एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सामाजिक तर्क देना चाहता हूं जो मैंने लिख रखे हैं वो आपके सामने मैं शेयर करता हूं। ऐतिहासिक सामाजिक सच्चाई को सुने। प्राचीन काल में मानव सभ्यता के उदय से लेकर जब तक भारतीय समाज में मानव का विभाजन वर्णों एवं जातियों में जन्म के आधार पर नहीं था, तब तक जो भी शासक हुआ वह सारी प्रजा को एक नजर से देखता था, क्योंकि सारी प्रजा उसके लिए मनुष्य थी, उसमें कोई विभाजन नहीं था, उसे सामाजिक व्यवस्था कहा जा सकता है। किंतु जब कालांतर में मनुष्य का विभाजन वर्णों और जातियों में जन्म के आधार पर होने लगा या हो गया और उसके अनुसार समाज में भेदभाव पूर्ण व्यवहार भी होने लगे, तब उसे वर्ण व्यवस्था नहीं, उसे वर्ण अव्यवस्था कहनी चाहिए। उसे जाति व्यवस्था नहीं, जाति अव्यवस्था, कुव्यवस्था या कुप्रथा कहनी चाहिए। ये आपको इससे अधिक सबक लेना चाहिए कि वह व्यवस्था थी कि अव्यवस्था थी। ये भी हमारे लिए एक चिंता और विचार का कार्य होगा अगर हम इस पर भी ध्यान देंगे। अव्यवस्था और जाति ये दोनों एक दूसरे के ऐसे कहर रहे हैं, ऐसे पीड़ादायक उत्पीड़न के कारण रहे हैं, शोषण के उत्पीड़न के, कि जिससे हमारी हजारों वर्षों की पीढ़ियां पिछड़ती गई। हजारों वर्षों से यह अव्यवस्था समाज में हावी रही है। आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना हो गई और स्थापना हो जाने के बाद भी यह अव्यवस्था समाज में दुर्व्यवहार का बड़ा कारण रही है। और आज भी कहीं कहीं ये बात सुनने में आता है, अखबारों में पढ़ने में आता है। मानव मात्र की भावना अर्थात मानव समानता की सोच से विवाह तक आज भी समाज में नहीं हो रहे हैं। अपवाद स्वरूप अगर प्रेम विवाहों को छोड़ दिया जाए, पर इसे सर्वमान्य सामाजिक स्वीकारता उस प्रेम विवाहों को आज भी बड़े पैमाने पर नहीं है, सिवाय कानूनी सहायता के, सिवाय कानूनी स्वीकार्यता के। इन विषमताओं की खाई को भरने के लिए हर जगह और हर स्तर पर हर वर्ग की आनुपातिक जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए। उसके लिए पहले जनगणना जात की आधारित होनी चाहिए। चाहे वो भागीदारी कार्यालय की हो, चाहे विद्यालय की हो, विश्वविद्यालय की हो, मंत्रालय की हो, न्यायालय की हो, इत्यादि इत्यादि सभी जगह सभी प्रकार से वहां पर जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों के लोग होने चाहिए। और इस तरह से सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक न्याय को हम बाबा साहब और संविधान निर्माताओं के सपने को पूरा कर पाएंगे पूरी तरह से।
तभी हम पूर्ण भागीदारी वाला लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संवैधानिक सपना पूरा कर सकेंगे, जिससे हम दुनिया में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था की ओर तेजी से अग्रसर हो सकेंगे। इतना ही नहीं, देश की मजबूती भी काफी हद तक समाज की मजबूती पर टिकती है। इसलिए हम जात जनगणना चाहते हैं और उसके अनुसार आनुपातिक भागीदारी। जब तक देश में जातियों का समाज है, जब तक देश जातियों का है, जातियों का देश है, तब तक जात जनगणना समय समय पर 10 साल में होती रहनी चाहिए। और उसके अनुपात में हम लोगों की भागीदारी फिर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आखिर ये जात जनगणना कराने के पीछे क्या कहीं ऐसी मंशा तो नहीं है कि बहुत बड़ा आमूलचूल देश के अंदर परिवर्तन होगा और देश दुनिया में वास्तव में एक मिसाल कायम करेगा, दुनिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनेगा? क्या इस उदाहरण अनुकरणीय बनने के लिए हम आगे काम नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो हमारी मंशा में खोट है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की पाठशाला आपके अधिकारों की लेकर जो मैं आया था, उसको अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती हो, हमारे उठाए गए बात आपको पसंद आते हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से हम ऐसे जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम। जो जितना है उतना पाए, यही हमारी थीम।